हेलो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एल नीनो की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा। ये एल नीनो होते कहाँ हैं, ठीक है, इसका निर्माण किन स्थितियों में होता है, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये इसके बाद जो वीडियो आएगा वो एल नीनो से ही संबंधित रहेगा, तो मेरे दूसरे वीडियो को देखना ना भूलेंगे। ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि एल नीनो जो है ये पेरू तट जो है, पेरू तट कहाँ है दोस्तों, पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि एल नीनो इसकी उत्पत्ति होती है पेरू तट में। तो ये पेरू तट है कहाँ, तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट में स्थित एक देश है पेरू। तो पेरू के जो पश्चिम का जो समुद्री एरिया है वही है पेरू तट, ठीक है। तो तो ये है, मतलब जब पेरू तट है तो वहाँ से पश्चिम में, पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी उत्तर और पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म जल की धारा है। तो ये गर्म जल की धारा है एल नीनो, ठीक है। तो एल नीनो जो है, एल नीनो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रवेश कर ग्रीष्मकालीन मानसून को कमज़ोर करती है। इसे विपरीत धारा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि ये प्रशांत महासागर में इसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन ये हिंद महासागर में भी प्रवेश करता है और भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उसको भी कमज़ोर कर देता है। यानी कि अगर एल नीनो जब भारत में पहुंचता है तो मान ही लीजिए कि भारत में सूखा हो जाएगा, यानी कि उस मानसून में बहुत कम बारिश होगी। ऐसा प्रायः होता ही है, ठीक है। एल नीनो के कारण ही होता है कि भारत में सूखा पड़ जाता है। भारत के सभी राज्यों में सामान्य रूप से वर्षा नहीं होती है। तो ये आते हैं कहाँ से दोस्तों एल नीनो, तो दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी तट पर स्थित जो है पेरू देश है, ठीक है। तो आगे बताऊंगा मैं आपको कि पेरू तट जो है उसके आसपास से कौन कौन से देश है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। तो आप मैप भी देख सकते हैं ये पेरू तट है कहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि एल नीनो की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसकी उत्पत्ति से पहले जो कुछ घटनाएं होती है पेरू तट पर, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सामान्य रूप से 3 से 8 वर्षों के बाद अंतराल में, यानी कि कभी कम से कम 3 वर्ष या अधिकतम 8 वर्ष के बाद महासागर जो है, महासागरों में, तो महासागरों में यानी कि विश्व के जो भी महासागर है, अटलांटिक महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, हिंद महासागर हो, एवं विश्व के जो जलवायु में क्या होता है कि एक बदलाव दिखाई पड़ता है, यानी कि एक बदलाव दिखाई पड़ता है, ठीक है। चेंजिंग, जो जिसको हम लोग आज क्लाइमेट चेंज का हमेशा होता रहता है कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसा हमेशा 3 से 8 वर्षों के अंतराल में होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जब तो इस बदलाव की शुरुआत होता कहाँ से है, ये बदलाव की शुरुआत पूर्वी प्रशांत महासागर से ही होती है। जो 3 से 8 वर्षों में के अंतराल में जो बदलाव होते हैं महासागर और विश्व की जलवायु में, जो अनोखा बदलाव दिखाई पड़ता है, वो उसकी शुरुआत होती है पूर्वी प्रशांत महासागर से। ये पूर्वी प्रशांत महासागर से शुरुआत होती है दोस्तों। और 1 साल के लिए क्या होता है कि पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये पेरू है कहाँ, तो पेरू मैंने आपको बताया था कि पेरू के बारे में मैं बताऊँगा आपको। तो ये पेरू कहाँ है, तो आप मैप देख के समझ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जब जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका में क्या होता है कि जो पनामा है, ठीक है, पनामा से दक्षिण में दक्षिण अमेरिका जो स्थित है, तो उसके पश्चिम का है, यानी दक्षिण अमेरिका के पश्चिम जो स्थित देश है वो है इक्वाडोर है। यानी इक्वाडोर से स्टार्ट करेंगे, पश्चिम में इक्वाडोर है और उसके ऊपर में कोलंबिया है, यानी कि कोलंबिया पहले है, उसके बाद इक्वाडोर है, ठीक है। जो कि जो कि पूर्वी समुद्र तट से पूर्वी प्रशांत, क्षमा करके, पूर्वी प्रशांत महासागर से सटते हैं। तो कोलंबिया है, पहले कोलंबिया आता है, फिर इक्वाडोर है, ठीक है। और उसके बाद खैर ये आता है, तो उसके बाद है चिली है। तो ये समुद्री तट से सटा हुआ क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि पेरू को कौन कौन से देश घेरे हुए हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पेरू को कौन कौन से देश घेरे हुए हैं। तो
ये इक्वाडोर है दोस्तों, इक्वाडोर उत्तर में, उसके पेरू के उत्तर में इक्वाडोर है, ठीक है। और उत्तर और पूर्व में कोलंबिया है, फिर ब्राज़ील है, पूर्व में ब्राज़ील है, फिर बोलिविया है, ठीक है, दक्षिण और पूर्व में, और चिली सबसे दक्षिण में है। तो ये एक तरफ से उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्लॉकवाइज घूमने पर ये सारे देश आते हैं, जो कि स्थल मार्ग द्वारा घिरा हुआ है। लेकिन इसका पश्चिमी भाग, इसका यानी पश्चिमी किनारा पूर्वी प्रशांत से सटता है, यानी कि पूरे रूप से पश्चिमी जो है, पूर्वी का पश्चिमी एरिया जो है ये प्रशांत महासागर से, पूर्वी प्रशांत महासागर से सटा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों देखते हैं कि ये क्या हुआ था, कैसे पता चला कि ये एल नीनो है। तो इसके बारे में जानने के लिए दोस्तों आप देखेंगे कि 19वीं सदी में ही मछुआरों ने पाया कि पेरू के तट पर कुछ वर्षों के अंतराल पर एक गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, यानी कि सामान्य रूप से वहाँ पर ठंडी जलधारा बहती है, लेकिन कुछ वर्ष के अंतराल पर क्या होता है कि गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, ठीक है। और इस गर्म जलधारा की उत्पत्ति क्या होता है, क्रिसमस के समय होता है, यानी क्रिसमस यानी 25 दिसंबर के आसपास में ये गर्म जलधारा यहाँ आने लगती है। तो गर्म जलधारा के कारण पेरू की तट जो है, यानी ये उसके आसपास का जो क्षेत्र है, महासागरीय क्षेत्र है, वहाँ मछलियाँ क्या होती है, समाप्त होने लगती हैं। तो मछुआरों ने इसे क्रिसमस के बच्चे की धारा का नाम दे दिया, ठीक है। मछुआरों ने इसका नाम दे दिया क्रिसमस के बच्चों की धारा। अब दोस्तों कि देखिए पेरू धारा, जिसको हम लोग हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं, एक ठंडी जल धारा है, जैसा मैंने आपको बताया था। और एल नीनो है एक अस्थायी गर्म जल धारा है। तो सामान्य स्थितियों में मतलब क्या होता है, सामान्य परिस्थितियों में कि दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सा दो जो पश्चिमी तट से घिरा हुआ था, यानी कि दक्षिण अमेरिका का सबसे पश्चिमी तट में सबसे उत्तर में है कोलंबिया, उसके नीचे है इक्वाडोर, और उसके नीचे है पेरू, और उसके नीचे चिली। यही है दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पे ये 4 देश हैं, जो कि पानी से सटे हुए और एक पतली और पानी से सटा हुआ ये देश है, ठीक है दोस्तों, यानी कि पूर्वी प्रशांत महासागर सटा हुआ दोस्त है। अब है कि विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा इक्वाडोर के उत्तर से पार करती है, यानी कि विषुवत रेखा है दोस्तों, ये इक्वाडोर है, इक्वाडोर है ना, तो इक्वाडोर के उत्तर में है। तो उत्तर है विषुवत रेखा, यानी कि उत्तर में पेरू से उत्तर में विषुवत रेखा है, और ये इक्वाडोर देश से गुजरती है, ठीक है, और विषुवत रेखा गुजरती है। तो यहाँ पेरू जो धारा है, तो यहाँ से जो है पेरू धारा यानी हम्बोल्ट धारा पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर मुड़कर दक्षिण विषुवतीय जल धारा का निर्माण करती है। यानी पश्चिम की ओर कहने का मतलब है दोस्तों कि ये चला जाएगा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया होते हुए, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया होते हुए भारत तक पहुँचेगा, ये पश्चिम की ओर मुड़ने के बाद। तो मुझे मुड़ती है तो दक्षिण विषुवतीय जलधारा है, इसका निर्माण करती है, ये भी एक ठंडी जलधारा है करती है। और दक्षिण विषुवतीय जलधारा की उत्पत्ति के कारण सतह के नीचे ठंडे जल का तेजी से ऊपर आना है, ठीक है। यह ठंडा जल अपने साथ काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व लाता है, जिससे कि इस क्षेत्र में प्लैंकटन की बहुलता हो जाती है, प्लैंकटन हो जाता है, और समुद्री मछलियाँ भोजन के लिए इन्हीं प्लैंकटनों पर निर्भर होती है। लेकिन जब एल नीनो की उत्पत्ति होती है तो क्या होता है कि तटवर्ती क्षेत्र में सतह के नीचे की जलधारा ऊपर आना बंद हो जाता है, यानी कि नीचे का जो जलधारा था ऊपर आना बंद हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ठंडे जल का स्थानांतरण पश्चिम से आने वाले गर्म जल द्वारा होने लगता है, एवं प्लैंकटन तथा मछलियाँ विलुप्त होने लगते हैं, ठीक है। इन मछलियों पर निर्भर रहने वाले जो पक्षी वो भी मरने लगते हैं। सामान्य परिस्थितियों में सूर्य के दक्षिणायन के जो है समय जो है कि 25 दिसंबर में दक्षिणायन होता है सूर्य, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, इसलिए इसे बड़ा दिन भी कहते हैं हम लोग। तो ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में क्या होता है, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है, के निकटवर्ती क्षेत्रों में निम्न दाब रहता है, यानी निम्न दाब हो जाता है ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में, एवं पेरू के तटवर्ती क्षेत्र में उच्च दाब रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में निम्न दाब हो जाता है, अब पेरू तट में उच्च दाब रहता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में वर्षा हो जाती है। जहाँ भी दोस्तों याद रखेंगे, जहाँ भी निम्न दाब होता है वहीं वर्षा होती है। तथा पेरू के तटवर्ती क्षेत्र में शुष्क हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो उच्च दाब है, इसलिए यहाँ शुष्कता रहती है।
मैंने बताया कि जहाँ पर निम्न दाब रहती है वर्षा वहीं होती है, परंतु कभी कभी इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि उल्टा हो जाता है, निम्न दाब के स्थान उच्च दाब का निर्माण हो जाता है। यानी कि इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया में निम्न दाब का स्थान बनना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है कि वहाँ दाब उच्च ही रहता है। इस घटना को दक्षिणी दोलन कहते हैं, जिसको वाकर ने ऐसा कहा कि ये घटना जो है दक्षिणी दोलन है। ठीक है। परिणाम स्वरूप जो पश्चिमी प्रदेश जो है शुष्क हो जाते हैं। ठीक है। जबकि पूर्वी भाग में असाधारण रूप से काफ़ी वर्षा होती है। जब ऐसा होता है तो, यानी विपरीत होता है तो, ठीक है, तो इसी घटना के बाद एल नीनो की उत्पत्ति आरंभ हो जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एल नीनो आगे बढ़ता है और भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें दोस्तों, और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।